हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर से आपसे वो बीच में बात करेंगे। कल जो आपसे बात की, इसके पीछे वीडियो में आपसे बात किया तो बाबू वो आपका है पोषण के बारे में, जो पिछले बार भी आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी आपको बताया पोषण के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पोषण के ही बारे में, लेक्चर नंबर 2 के बारे में। किसमें हो? तो लेक्चर नंबर 2 में। अब इस लेक्चर नंबर 2 में याद देखिएगा, इसमें इस लेक्चर 2 में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। पिछले हम इसमें पढ़े थे पोषण में कि पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार के होता है, स्वपोषण क्या है, परपोषण क्या है ना। उसके पिछले में पढ़े थे क्या, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, है ना। ग्रास नली के बारे में पूरा कंप्लीट हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू इसका लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 2 में क्या क्या आने वाला है बाबू, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर नंबर 2 में सबसे पहला पॉइंट आपका है आमाशय के बारे में। एक मनुष्य का जो आमाशय होता है ना, उस आमाशय के अंदर क्या क्या है। तो उस आमाशय में देखिएगा वो सबसे पहले बोल रहा है कि आमाशय में क्या, स्टोमक में है कि आमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। यानी जो आमाशय हमारे शरीर के अंदर है वो क्या है, एक थैलीनुमा की संरचना है, जिसकी दीवारें कैसी होती है बाबू, तो मोटी होती है। किसकी दीवार से मोटी होती, तो किसका, तो आमाशय का। किसका, आमाशय एक थैलीनुमा संरचना होता है, जिसका दीवार जो होता है वो मोटी होती है या यू आकार का होता है। कैसा होता है, तो यह यू आकार का होता है और आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। यानी यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं एक ही, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है, तो आमाशय होता है। कौन होता है, वो तो आमाशय होता है। कौन होता है, आमाशय। और दूसरा बोल सकते हैं क्या, इसमें क्या थैलीनुमा संरचना है, कैसा है, यू आकार का। नहीं पूछेगा आपको कि अमाशय का आकार किसका हो, तो अमाशय का जो आकार किस टाइप होता है, तो अमाशय का आकार यू जैसा होता है। कैसा होता है, तो यू के जैसा होता है। यानी बोल सकते हैं कि अमाशय का, अगर पूछेगा कि अमाशय क्या है, तो अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है जो क्या होता है, तो जिसकी मोटी दीवारें कैसे होती है, तो मोटी होती है और यह यू आकार का होता है या आहार नाल का सबसे क्या होता है बाबू, तो चौड़ा भाग होता है। कैसा होता है, तो आहार नल का सबसे चौड़ा भाग अमाशय ही होता है ना। चलिए इसके साथ नेक्स्ट हमारे क्या है कि इसमें कि यह ग्रास नली से भोजन ग्रहण करता है। यानी जो अमाशय होता है वो ग्रास नली से भोजन ग्रहण करता है और छोटी आंत में जाकर क्या करता है, भोजन को पहुंचाता है। यानी छोटी आंत में की ओर क्या करता है, भोजन को भेजता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो ग्रहण करता है वो ग्रहण किया हुआ भोजन कहाँ भेजता है, वो तो छोटी आंत में जाकर उसको क्या करता है बाबू, तो भेज देता है। कौन भेजता है, तो अमाशय, है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा क्या है, क्या यह ग्रास नली, तो बताया आपको कि ग्रास नली से बहुत ग्रहण करता है और छोटी आंत में भेज देता है। दूसरा है अमाशय अम्लीय माध्यम बनाता है और जिससे पाचक रस क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। हमारा भोजन जो होता है बिल्कुल सक्रिय रूप से क्या होता है बाबू, तो पच जाता है, आसानी से कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके साथ साथ तीसरा है कि अमाशय में पाए जाने वाले प्रमुख पाचक रसायन। यानी अमाशय में जो पाए जाने वाला जो प्रमुख रसायन होता है वो कौन कौन होता है, तो HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, है ना। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, तो जीवाणुओं का नाश करता है। क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है बाबू वो क्या करता है, तो जो जीवाणु होता है उसको क्या करता है, नाश करता है और क्या करता है, तो पेप्सिन को सक्रिय करता है। इन हमारे में जो जीवाणु होता है उसको क्या करता है, वो नाश कर देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है और पेप्सिन को क्या बना देता है, तो सक्रिय बना देता है। और पेप्सिन क्या है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं पेप्सिन के बारे में, है ना। तो पेप्सिन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। पेप्सिन क्या है कि प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलता है। जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को किसने बदल देता है, तो पेप्टॉन में बदल देता है। कौन, तो क्या दीजिएगा, पेप्सिन। इसके साथ साथ क्या है, रेनिन में, तो रेनिन क्या कहलाता है, तो दूध के प्रोटीन। यानी जो दूध खाते हैं तो दूध से क्या मिलता है, तो जो प्रोटीन हमें मिलता है उस प्रोटीन को पचाता है विशेष रूप से किसमें, तो शिशुओं में, यानी छोटे बच्चे में। यानी छोटे बच्चे जो शिशु क्या करते हैं, जब दूध का आहार करता, दूध पीते हैं तो उन्हें क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसको किसने क्या करने का काम करता है, तो यह पचाने का काम करता है। कौन करता है, तो रेनिन करता है। कौन करता है, तो रेनिन करता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा इसमें है, अरे लार के बारे में, किसके बारे में, तो लार के बाद लार और
टाइलिन। ध्यान रखिएगा किसके बारे में हो तो लार और टाइलिन क्या कहलाता है तो लार और टाइलिन में देखिएगा कि मुख गुहा में स्थित लार ग्रंथियां, हमारे मुख गुहा जो बाबू जो खाना खाते हैं, क्या देखिएगा खाने के बाद जो कोई ठोस पदार्थ या कोई भी पदार्थ खाते हैं तो हमारे जब शरीर में वो मुंह में जाता है तो क्या होता है वो लार ग्रंथि में क्या होता है मिक्स हो जाता है। तो जो हमारा जो लार ग्रंथियां होता है वो लार ग्रंथि को उत्पन्न करती है। तो कौन करता है बाबू तो मुख गुहा में स्थित लार ग्रंथियों को उत्पन्न करती है, जिससे कि टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। उसे क्या निकलता है तो टाइलिन नामक जो एंजाइम निकलता है किसमें तो लार और टाइलिन से। लार और टाइलिन क्या होता है हमारे मुख गुहा के अंदर होता है। जब कोई पदार्थ खा रहे होते हैं तो हमारा वो लार एंजाइम के रूप में बन के लार निकलता है, लार ग्रंथि निकलता है जो एंजाइम के रूप में आकर भोजन के साथ मिक्स होके हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है। यह क्या होता है तो यह कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है वो तो माल्टोज में बदल देता है। किसमें तो कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है माल्टोज। माल्टोज क्या होता है तो एक सरल शर्करा में यानी छोटी छोटी अवस्था में करके हम लोग क्या करता है अंदर को भेजता है। जब लार ग्रंथि हमारे बॉडी मिक्स होता है तो देखिएगा उसको लार मिक्स होते धीरे धीरे कट करके क्या होता है जब पीसते हैं हम लोग तो इसको अंदर जाता है छोटी सी शर्करा भाग में हो जाता है। उसके बाद क्या है छोटी आंत। छोटी आंत क्या कराता है तो ध्यान दीजिएगा छोटी आंत में आप देखे भी होंगे पढ़े भी होंगे है ना। तो चलिए रिपीट कर लेते हैं छोटी आंत के बारे में क्या है तो छोटी आंत जो है वो आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। यानी पूछेगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग। अभी चौड़ा भाग पढ़े थे कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है बाबू तो अमाशय होता है। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि छोटी आंत में किसमें छोटी आंत आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है किसका आहार नाल का किसका सबसे लंबा भाग कौन होता है तो छोटी आंत होता है। यह एक बेलनाकार नली होती है। क्या होता है यह एक बेलनाकार नली होती है जिसकी लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर क्या होता है 6 से 8 मीटर और चौड़ाई जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। लंबाई कितना होता है तो 6 मीटर और चौड़ाई कितना होता है तो 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होता है तो क्या होता है इसका चौड़ाई होता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट में यह भोजन का अंतिम पाचन एवं अवशोषण करता है। यानी जो छोटी आंत होता है जब भोजन करते हैं हम लोग तो क्या करता है अंतिम पाचन यानी भोजन को जो अंतिम पचने की जो क्षमता होता है वो छोटी आंत में होता है। पाचन कर क्या करता है उसको पाचन करके फिर से पुनः क्या करता है वो अवशोषण करता है। इसकी आंतरिक सतह पर क्या होता है तो रंसाकूर होते हैं। इसमें तो छोटी जो आंत होता है हमारे शरीर के अंदर उस छोटी आंत के में क्या पाया जाता है तो रंसाकूर होता है जो क्या करता है बाबू तो जो भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषण करने का काम करता है यानी अवशोषित करता है। उसके साथ साथ छोटी आंत का जो भाग होता है ध्यान रखिएगा जो छोटी आंत के भाग कौन कौन होता है तो सबसे पहले छोटी आंत के भाग में हम लोग देखते हैं ग्रहणी के बारे में। किसके बारे में होता है जो ग्रहणी होता है वो ग्रहणी क्या कराता है ध्यान दीजिएगा। इस ग्रहणी में क्या होता है तो ग्रहणी में कि छोटी आंत का पहला भाग ध्यान रखिएगा फिर से बोल रहे छोटी आंत होता है बोल रहे तो उसका जो सबसे छोटा भाग होता है वो पहला भाग होता है। छोटी आंत का सबसे पहला भाग अमाशय के क्या होता है तो पाइलोरिक भाग से शुरू होकर कहा जाता है तो सी आकार का हो जाता है। कैसा होता है आगे बढ़ते अमाशय का आकार यू आकार का पढ़ते अमाशय में सबसे चौड़ा कौन सा होता है भाग बताए थे लंबा भाग कौन सा होता है तो बताए थे। उसके बाद क्या इसमें छोटी आंत में ग्रहणी होता है। ग्रहणी में क्या होता है कि ये जो होता है यू आकार का होता है आवास उसमें बताए थे इसमें सबसे चौड़ा भाग था। अब इसमें क्या है यह पीत रस और अग्नाशय का रस मिलते हैं। क्या मिलता है यहाँ कहा मिलता है तो ग्रहणी में क्या मिलता है वो तो पीत रस और अग्नाशय का रस मिलता है। उसका क्या है जेनुनम क्या है जेनुनम में क्या कहलाता है तो मध्य भाग यहाँ पाचन सक्रिय रूप से चलता है। क्या करता है तो मध्य भाग यहाँ यानी इसका जो मध्य भाग होता है पिछला भाग होता है वहां क्या करता है तो पाचन सक्रिय रूप से चलता है। अब इसमें क्या है इलियम। इलियम क्या है तो इलियम इसका छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं वो तो इलियम भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं तो इसका इलियम भाग इसको हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट इसका जो भाग क्या है इसमें एरिया भाग तो होता ही है। इसके साथ साथ इसका जो क्या दीजिएगा क्लियर हाँ एलियंस क्या कहता है एलियन सबसे तो छोटे भाई जो पीछे देख लीजिएगा याद आ जाएगा आपको क्या अंतिम भाग होता है। अंतिम भाग क्या होता है
तो अंतिम भाग इसकी दीवारों पर क्या करता है, तो उंगली जैसी रंग संरचना होती है जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम करता है। अब बड़ी आंत का काम क्या है, चलिए छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत में क्या हुआ, तो ध्यान दीजिएगा, जो बड़ी आंत का काम होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब भोजन को, किसको, जब भोजन का पूर्ण पाचन, ध्यान रखिएगा, भोजन का पूर्ण पाचन मतलब समझ ही रहे होंगे, मतलब पूर्ण रूप से खाने को पच जाता है। जब भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण छोटी आंत में हो जाता है, तो जो शेष अवशेष बड़ी आंत में प्रवेश करते हैं, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कहां प्रवेश करता है पाचन होने के बाद, तो सबसे पहले छोटी आंत में, और जो बच जाता है अवशेष वो कहां पहुंच जाता है, तो शेष अवशेष कहां पहुंचता है, बड़ी आंत में जगह प्रवेश करता है। यह एक लंबी मोटी नली होती है जिसका मुख क्या होता है, कार्य करता है। किसका मुख कार्य करता है, तो बड़ी आंत का जो मुख होता है वो कार्य करता है, क्योंकि उसमें जाता कौन है, तो अवशेष जो बचा हुआ भोजन होता है वो उसमें प्रवेश करता है बड़ी आंत में। इसके बाद देखिए कुछ विशेष में दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, है ना। अब इसको आसानी से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या है कि इसमें शेष बचे हुए जो भोजन होता है वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। क्या करता है, जो छोटी आंत में चल जाने के बाद जो भी अवशेष बच जाता है भोजन, वो कहा जाता है, तो भोजन से जल, खनिज और लवणों का क्या करता है, अवशोषण करने लगता है। दूसरा हमारा है कि अनपचे अंश, अनपचे अंश मतलब जो पचता नहीं है ना, अनपचे अंश को मल के रूप में संग्रहित कर क्या होता है, तो मलोत्सर्जन के लिए तैयार करना, यानी जो पचा हुआ भोजन के बाद जो अवशेष बच जाता है, जो मल के रूप में बच जाता है, वो क्या करता हूं, तो संग्रहित होकर क्या करता है, तो मलोत्सर्जन के माध्यम से, यानी मल निकालने के लिए क्या होता है, जो गंदगी हमारे शरीर में होता है वो निकालने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि हमारे, है ना, अब सिस्टम से बाहर होता है। उसके बाद बड़ी आंत के भाग, अभी छोटी आंत के भाग होते हैं, अब बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होता है, यानी पहला भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग, है ना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसमें, इसका भाग के बारे में, इसका जो भाग होता है वो सबसे पहला क्या है कि बड़ी आंत के भाग में क्या होता है, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, सिक्कम। सिक्कम क्या कहता है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, यानी जो छोटी आंत होता है और बड़ी आंत होता है उसका जो बीच का जो जोड़ होता है, उस जोड़ पर स्थित एक थैलीनुमा संरचना है। कौन है थैलीनुमा संरचना, तो सिक्कम जो है वो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच का एक जोड़ा हुआ स्थित एक थैलीनुमा संरचना है, जो कि क्या होता है, शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज के पाचन में सहायक होता है। किसमें, जो शाकाहारी जीव होते हैं उनको, किसमें, तो शाकाहारी जीवों में सेल्यूलोज के पाचन में, किसमें, सेल्यूलोज के पाचन में सहायक करता, मदद करता है। और मनुष्य की अगर बात करेंगे तो मनुष्य में इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। यानी सिक्कम का बात करेंगे तो सिक्कम में का काम मनुष्य का शरीर में कोई काम इसका नहीं होता है, इसलिए इसे अवशेषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवशेषी, अवशेष है अपवाद में, इसका कोई काम मानव शरीर में इसका नहीं है। उसके बाद कहेंगे दूसरा इसका है, सिक्किम का बात क्या है, कोलान के बारे में, जो कि कोलान हमारा बड़ी आंत का मध्य भाग होता है। पहला भाग जो बता दिया आपका, मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो कोलान कहते हैं। यानी पूछा प्रश्न में कि बड़ी आंत के मध्य भाग, बड़ी आंत के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, तो कोलान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोलान कहा जाता है। चलिए इसके साथ साथ एक क्लियर होता है। नेक्स्ट हमारा भाव इसमें कोलान तक आते, लेकिन कोलान के साथ साथ इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, जो कि यह जल और खनिज लवण का अवशोषण में सहायता करता है। क्या करता है, तो जल और लवण को सहायता करने का काम करता है। तीसरा होता है मलाशय में, जो मलाशय होता है वो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। क्या होता है, तो बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग को क्या कहते हैं, तो मलाशय कहते हैं, जिसके द्वारा हम लोग मल का निष्कासन करते हैं। जो कि इसमें क्या होता है, तो इसमें मल संग्रहित होकर मलत्सर्जन के लिए तैयार हो जाता है, और मल के माध्यम से हम लोग फ्रेश होकर उसको गंदगी को क्या करते हैं, बाहर करते हैं। उसका क्या है, एम्पीडेक्स, क्या हुआ तो जानेंगे क्या है, एम्पेडेक्स में क्या कहता है, तो एम्पेडेक्स में क्या देखेगा कि सिक्कम के शीर्ष पर, जो सिक्कम बड़े थे पहली बार को, वो सिक्कम कहां होता है, तो शीर्ष पर एक छोटी उंगली जैसी रचना होती है जिसको हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं,
अपेंडिक्स कहते हैं, जो आप जो जानते होंगे तो बच्चे में अपेंडिक्स का शिकार बहुत ज्यादा हो गया है ना। अपेंडिक्स किसको कहते हैं? तो सिक्कम के शीर्ष का जो ऊपरी भाग होता है, किसका? तो सिक्कम के शीर्ष पर एक जो छोटी उंगली जैसी रचना होती है, हम उसको अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि इसका सीरा बंद होता है और यह मनुष्य में क्रियात्मक भूमिका नहीं निभाता है। यानी जो भूमिका होना चाहिए उस भूमिका में इसका कोई भूमिका नहीं, सिर्फ नुकसान के अलावे। उसके बाद क्या है दूसरा में, हालांकि शाकाहारी जीवों में यह पाचन में सहायक होता है। कौन सा? यानी शाकाहारी जो जो अपेंडिक्स होता है वो पचाने में मदद करता है, लेकिन हमारे मानव शरीर में पचाने में कोई मदद ये नहीं करता। हालांकि बिना प्रॉब्लम के अलावा है ना कुछ नहीं भी करे फिर इसका प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो समय पे इसको निष्कासित करना भी पड़ता है, जिसको ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्टर्स मेडिसिन के माध्यम से इसको कंट्रोल करने का काम होता है। नेक्स्ट इसका क्या है? तो इसका जो भोजन है, यानी भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। किससे? भोजन से संबंधित क्या क्या परिभाषा है? तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या क्या हो। पहला एक कायम, क्या है? कायम के बारे में। तो कायम क्या होता है? तो देखते हैं कायम में क्या है कि जब भोजन आमाशय में पहुंचता है तो या गाढ़े, है ना, क्या होता है? गाढ़े लेई जैसे पदार्थों में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो कायम कहते हैं। कायम किसको कहते हैं? तो जब कोई भोजन जब हम भोजन करते हैं, खाते हैं, तो जैसे भोजन आमाशय में पहुंच जाता है तो आमाशय में पहुंचने पर एक गाढ़े लेई की जैसा हो जाता है। किसके जैसा? एक गाढ़े लेई की जैसा हो जाता है। हम उस पदार्थ जो जैसे बदल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो कायम कहते हैं। जो कि अब कायम दूसरा हो गया। दूसरा चाइल्ड में क्या होगा था? वो तो चाइल्ड कि जब कायम छोटी आंत में जाकर, जो कायम होता है जो जब छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में जाने के बाद जब तरल रूप ले लेता है, तरल रूप यानी लिक्विड बेस में हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो चाइल्ड कहते हैं। यानी जब वो क्या होता है? गाढ़े लेई की जैसा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग कायम कहते हैं। और जो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है उसका हम लोग चाइल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चाइल्ड कहते हैं। अब उसका चाइल्ड के बाद क्या हुआ? तो स्वांगीकरण। क्या है? स्वांगीकरण के बारे में। तो स्वांगीकरण क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। तो स्वांगीकरण में कि पोषक तत्व में क्या है कि पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद, यानी जो पोषक तत्व होता है उसको जब क्या होता है? अवशोषण हो जाता है, तो अवशोषण के बाद उनका जो शरीर की जो कोशिकाओं में उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। किसको कराते? स्वांगीकरण है, वो भी तो देखिएगा। तो जो पोषक तत्व होता है वो जब अवशोषित हो जाता है, अवशोषित करने के बाद उनका जो शरीर होता है वो कोशिकाओं को उपयोग को करना, जो कोशिका जो उनको उपयोग करता है हम उसको स्वांगीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पित्त के बारे में, जो क्या पढ़े भी होंगे, है ना। पित्त के बारे में बहुत, पित्त क्या होता है? तो पित्त एक गाढ़े रंग का होता है। कैसा होता है? तो पित्त एक गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय तरल होता है, जो यकृत द्वारा निर्मित होता है। हमारे शरीर में किस तरह निर्मित होता? तो यकृत के द्वारा क्या करता है? निर्मित होता है। इसे हम लोग पित्ताशय क्या बोलते हैं? पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। किसमें? तो पित्ताशय में संग्रहित किया जाता है। और भोजन के ग्रहणी में पहुंचने पर इसे वहां डाला जाता है। कहां डाला जाता है? जब भोजन को सक्रिय किया जाता है तो, और भोजन के ग्रहणी पहुंचने पर इसे वहां डाल दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट केस में कि पीत में कोई एंजाइम नहीं होता। जो पीत होता है वो पीत में किसी तरीके का कोई एंजाइम इसमें नहीं होता है, परंतु इसका पाचन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसमें होता है? तो पाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब तो हम लोग पित्त के कार्य के बारे में। किसके बारे में? तो पित्त का काम क्या है? तो पित्त हमारा काम क्या करता है? तो अम्लीय कायम की अम्लता को कम करके उसे क्षारीय बनाता है। क्या कर रहा हूं मैं? ध्यान दीजिएगा। इसका काम क्या है कि जो अम्लीय कायम होता है वो अम्लीय कायम की अम्लता को क्या करता है? कम करके और क्षारीय बनाने का काम करता है। दूसरा इसका है वसा के विखंडन में सहायता करता है। तीसरा तो पायसीकरण क्या करता है? तो पायसीकरण यानी वसा को सूक्ष्म बूंदों में विभाजित करता है। सूक्ष्म बिंदु बोले तो
छोटी छोटी बूंदों में विभाजित करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वसा युक्त एंजाइम पर क्रिया करके उसको देख सकते हैं, है ना, क्रिया कर सकते हैं। उसको क्या है, बिलाई, बिलाई घरे वाला नहीं जाना चाहिए। इस बिलाई को तो क्या होता है, तो छोटे आंत के आंतरिक दीवारों पर असंख्य उंगलियां जैसी रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं, तो बिलाई कहते हैं। किसको कहते हैं, तो छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर जो असंख्य उंगलियां जैसी रचना होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बिलाई कहते हैं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट क्या है, बिलाई तो देख लिए, है ना। अब हम लोग देखते हैं बिलाई के साथ साथ अगला पंच क्या है। अगला बोला कि ये पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषण करती है। जो पचे हुए भोजन होता है, वो पचे हुए भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषण करने का काम करता है। और अगला, प्रत्येक बिलाई के भीतर रक्त वाहिकाएं एवं लसिका वाहिकाएं होती है, जो पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है, यानी पहुंचाता है। इसके साथ क्या है, पाचन ग्रंथियां। क्या बाबू, पाचन ग्रंथियां क्या होता है, तो पाचन ग्रंथि बोले कि आहार नाल से जुड़ी, यानी आहार नाल से जुड़ी वे ग्रंथियां जो पाचन में सहायता करती है। क्या करती है, यानी पाचन ग्रंथि से जुड़ी वो ग्रंथियां जो पाचन में सहायता करता है, उन्हें हम पाचन ग्रंथियां कहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो पाचन में मदद करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पाचन ग्रंथियां कहते हैं। उसके साथ क्या हो, तो पाचन ग्रंथियों के साथ साथ इसमें लार ग्रंथियां बाबू, कौन सा है, लार ग्रंथि क्या होता है, तो लार ग्रंथि में होता है कि मुख में लार उत्पन्न करती है। यानी जब हम लोग कोई भी पदार्थ खाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ जो खाते हैं, तो जैसे मुंह में लेते हैं, अब बोलते मुंह से पानी आ रहा, लार निकल रहा है, तो वो जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है, लार उत्पन्न करता है। उसी को हम लोग लार ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, लार ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए लार ग्रंथि क्या होता है, तो मुख में लार उत्पन्न करने वाली ग्रंथि को लार ग्रंथि कहते हैं, जो लार उत्पन्न ग्रंथि करता है। यकृत में क्या करता है, तो पीत रस का निर्माण करता है। अग्नाशय क्या होता है, तो पाचन एंजाइम युक्त रस का निर्माण करता है। क्या करता है, तो जो पाचन एंजाइम होता है, वो पाचक एंजाइम युक्त रस का निर्माण करने का काम करता है। जठर ग्रंथि क्या करता है बाबू, तो ध्यान रखिएगा, जठर ग्रंथि में कि आमाशय में जठर रस बनाती है। हमारे शरीर के अंदर आमाशय होता है, और आमाशय में जो जठर ग्रंथि होता है, वो आमाशय में जठर रस को बनाने का काम करती है। उसके साथ नेक्स्ट है पाचन ग्रंथि। क्या बाबू, तो पाचन ग्रंथि का काम क्या है, तो पाचन ग्रंथि में होता है कि पाचन ग्रंथि दो प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, पहला होता है आंतरिक ग्रंथि। क्या होता है, आंतरिक ग्रंथि। और दूसरा होता है, ध्यान रखिए, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बाह्य ग्रंथि। पहला होता है आंतरिक ग्रंथि और दूसरा क्या होता है, तो बाह्य ग्रंथि। लेकिन सबसे पहले हम लोग आंतरिक ग्रंथि के बारे में जानेंगे कि आंतरिक ग्रंथि क्या होता है ना। तो आंतरिक ग्रंथि में क्या है, देखते हैं इसको, है ना। आंतरिक ग्रंथि होता है कि एक ग्रंथियां आहार नाल की दीवारों में पाई जाती है। यानी आंतरिक ग्रंथि जो होता है वो आहार नाल के, कहा, तो आहार नाल के दीवारों में पाई जाती है, और सीधे वहीं से पाचक रस क्या करता है, तो स्रावित करता है। क्या करता है, स्रावित करता है। जिसका मुख्य उदाहरण के रूप में अगर बात करेंगे, तो पहला होता है क्या है, तो श्लेष्मा ग्रंथि। क्या होता है, तो श्लेष्मा ग्रंथि। और दूसरा होता है इसका जठर ग्रंथि, जो क्या करता है, तो जो ग्रंथि आहार नाल की दीवार में जो पाई जाता है, उसके सीधे क्या करता है, वहीं से पाचक रस स्रावित कर देता है अंदर की ओर। दूसरा होता है बाह्य ग्रंथि में। तो बाह्य ग्रंथि क्या होता है, बाहर का। तो बाह्य ग्रंथि में होता है कि एक ग्रंथि आहार नाल के बाहरी भागों में स्थित होता है। जो अंदर रहेगा वो अंदर स्थित होगा, जो बाहर रहेगा वो बाहर स्थित होगा, लेकिन अपनी नलियों द्वारा पाचक रस को आहार नाल में भेजती है। कहां भेजता है, तो आहार नाल भेजता है। बाह्य ग्रंथियों के प्रकार की अगर बात करेंगे बाबू, तो बाह्य ग्रंथियों में कौन कौन होता है, तो पहला देखिए यहां से लार ग्रंथि, जो कि क्या है, आयुष्मान होता है कि मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथि तो होता है, लेकिन कितने प्रकार का, 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होता है। कितने प्रकार का, तो ये 3 प्रकार के लार ग्रंथियां होता है। पहला जो क्या लिखा हुआ है, तो पैरोटिड। क्या लिखा हुआ है, पैरोटिड लिखा हुआ है। पैरोटिड क्या होता है, तो पैरोटिड में क्या है, तो सब मैन्यूटल्स का होता है, सब मैडुलस और डुलस क्या होता है, सब मैंडिबुलर। और दूसरा होता है सब लिंगुअल। क्या होता है, सब लिंगुअल। इसमें क्या क्या होता है, तो देखते हैं। क्लियर है,
तीनों के पारा में। इसमें क्या होता है, पहला में लिखा हुआ है कि इन ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न लार में पाया जाना जितना भी पाया जाने वाला एंजाइम होता है, जैसे टाइलिन, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर क्या करता है, तो माल्टोज बदल देता है, और साथ ही लार भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में भी क्या करता है, तो सहायता करता है, मदद करता है, नष्ट कर देता है। कौन सा ग्रंथि, तो पैरोटिड, कौन सा, पैरोटिड। दूसरा क्या है, यकृत। दूसरा क्या होता है, यकृत में क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यकृत में कि यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, यानी जो यकृत होता है वो शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। कितना होता है, 1.5 किलो, जिसको सीधा 1.5 किलो बोल सकते हैं, है ना, 1.5 किलोग्राम होता है। यह शरीर के ऊपरी दाहिनी भाग में स्थित होता है, यानी शरीर के ऊपरी के क्या होता है, दाहिनी भाग में स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो पित्त का निर्माण करना है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। क्या करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। इसके साथ अगला इसका वो अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। तो अग्नाशय के बारे में क्या होता है, देखिएगा, अग्नाशय में कि यह एक पीले रंग की पत्ती जैसी ग्रंथि है। कैसे होती है, तो रंग कैसा होता है, पीले रंग का, यानी पीले रंग की जैसी एक ग्रंथि है, जो अमाशय के नीचे और ग्रहणी से सटा होता है। अमाशय के नीचे और ग्रहणी से सटा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो बाबू, अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय। यह एक दोहरा कार्य करता है। क्या करता है, यानी दोहरा कार्य करता है। बाह्य ग्रंथि के रूप में पाचक रस बनाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन जैसे हार्मोन बनाता है। उसके बाद इसमें क्या है, तो पेप्टिक अल्सर को क्या कहता है, अब जानेंगे हम लोग कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है, जिससे कि बीमारी होता है, पेप्टिक अल्सर के बारे में, है ना। चलिए देखते हैं बहुत पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, ध्यान से दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के आमाशय की दीवारों पर घाव बन जाता है, ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति के आमाशय में, क्या रखिएगा, आमाशय जो दीवार होता है, अगर उस दीवार पर अगर घाव बन जाता है, तो इसे हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इस बीमारी के नाम है पेप्टिक अल्सर, जो अगर आमाशय की दीवार पर हो जाता है, तो उस घाव को, उस बीमारी को क्या बोलते हैं बाबू, तो पेप्टिक अल्सर कहा जाता है ना। उसके साथ साथ यह जो प्रायः उन लोगों में होता है जो लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, यानी जो लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, समय समय भोजन को नहीं ग्रहण करते हैं, उसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है बाबू, तो पेप्टिक, कौन सा होता है, तो पेप्टिक अल्सर नामक, कौन सा, पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी होने की संभावना होता है। इसीलिए समय समय पर भोजन करना जरूरी है। मॉर्निंग का नाश्ता, है ना, फिर लंच, फिर उसके बाद डिनर आप आराम से कर सकते हैं। नाइट में बहुत लोगों को खाने का पीने का कोई टाइम टेबल ही नहीं, जब मन किया, जब टाइम काम से फुर्सत मिला तो खाते पीते, तो इस केस में शरीर को नुकसान होने का संभावना बना रहता है, शरीर का हेल्थ खराब होने की संभावना बना रहता है। तो सो बी केयरफुल, आप अपने शरीर को ध्यान दीजिए, उसके बाद आप काम करिए, ताकि आपका शरीर की प्रॉब्लम तब दूर है, तभी क्या स्वस्थ रूप से रहेंगे, तब आप कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे। पता चले कि आप खुद बीमार है और दूसरे को सलाह देंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए पहले खुद आप इतने एक्टिव हो जाएंगे, समय से भोजन करेंगे, समय समय पौष्टिक आहार लेंगे, तब जाकर वो शरीर क्या होगा, फिट एंड तंदुरुस्त होगा, तब आप कोई काम करने में, है ना, झिकझिकाएंगे नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से किसी काम को आप फाइट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होगा, वो आम्ल की अधिकता के द्वारा, इसके कारण, तो आम्ल की अधिकता के कारण यह स्थिति उत्पन्न करता है। क्या करता है, यह स्थिति उत्पन्न करता है, क्या, कौन सा, तो आम्ल की अधिकता के कारण उसमें आम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हो जाता है। उस पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है कि वह प्रक्रिया, क्या देखिए आगे लिखा हुआ किसमें, तो पाइसीकरण के लिए, किसमें, पाइसीकरण में बोल रहा है, पाइसीकरण के बारे में, कि वह प्रक्रिया जिसमें पीत के लवणों की सहायता से वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है, ताकि लिपेज एंजाइम उस पर प्रभावी ढंग से क्रिया कर सके, यानी लिपेज एंजाइम जो होगा उसमें अपना प्रभाव डाले, प्रभावी रूप से अपने क्रिया करे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो पाइसीकरण कहते हैं।
क्या कहते हैं, यानी पॉजिटिकरण करने का सीधा मतलब होता है यानी जो लिपेज एंजाइम होता है उसमें अपने क्रिया करेगा, क्योंकि उसमें जो जितने भी पीत लवणों की सहायता से बनता है छोटे छोटे कण होता है, उस छोटे छोटे कणों पर तोड़ देगा और तोड़ने के बाद अपना एंजाइम उसमें क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद जो बनाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बाबू, बाहिष्करण कहते हैं। नेक्स्ट है बहिष्करण। बहिष्करण क्या होता है, तो बहिष्करण में होता है कि बड़े आंत में शेष बचे अनपचे भोजन, बड़ी आंत में शेष बचे यानी बड़ी आंत में जो शेष बचा हुआ अनपचे भोजन, जो पचा हुआ नहीं है भोजन से जल का अवशोषण होता है और फिर उसे मल के रूप में त्याग कर दिया जाता है। उसका इस प्रक्रिया को बहिष्करण कहा जाता है। यह पाचन प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है, यानी पचने के बाद जो लास्ट अवशेष बच गया होता है वो मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। हम उसको क्या बोलते हैं बाबू, तो जो किसमें, तो बहिष्करण की क्रिया से हमारा बाहर होता है, हम उसको बहिष्करण भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या होता है, स्वपोषी एवं विषमपोषी में अंतर, यानी जो स्वपोषी और विषमपोषी होता है, स्वपोषी के बारे में आप पढ़े होंगे, पिछले आपको लेक्चर बताए थे, इसका पहला लेक्चर में। स्वपोषी वो होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है, यानी स्वयं बनाता है, कि जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। चलिए ये लास्ट आपका है ना, ये स्लाइड का लेक्चर का आपका लास्ट क्या बाबू, तो स्वपोषी एवं विषमपोषी के अंतर में क्या है, तो पहला बाबू कि विशेषता क्या होता है, विशेषता स्वपोषी और क्या है विषमपोषी में कि जीव केवल हरे पौधे जैसे सभी जानवर, मानव, कवक आदि ऊर्जा स्रोत सूर्य का प्रकाश, पौधे या अन्य जीवों से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड व जल की आवश्यकता अनिवार्य नहीं, पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी तरह कोई किसी की जरूरत नहीं होता है। लेकिन क्लियर है, आप समझ जाओगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है कंप्लीट, यानी ये लेक्चर आपको क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो गया लेक्चर 1 और लेक्चर 2, यानी पोषण के बारे में आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया। क्या क्या पढ़े हम लोग, पोषण क्या है, पोषण के प्रकार के बारे में, स्वपोषण, परपोषण, है ना, उसको पोषण के प्रकार में जाएंगे तो मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, आमाशय के बारे में, ग्रसनली के बारे में, ये पूरी क्रिया आपको जितने भी टॉपिक सब वो पोषण में इस प्रोग्राम के चैप्टर में आपका इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में आपको क्लियर कर दिया गया है। तो पुनः इस जो नहीं देखे होंगे आप हमारे JMS स्टडी अकेडमी चैनल पर जाइए और इसको फिर से पुनः आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं। एक बार आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा जिससे कि आपका एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए थैंक यू, आपने सारा टाइम दिए। आप हमारे जितने लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक नए होंगे, नहीं जुड़े होंगे, तो प्लीज आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल JMS स्टडी अकेडमी को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और जो वीडियो आपको अच्छा लगे, जो आपको लेक्चर अच्छा लगे, उन्हें आप लाइक सपोर्ट जरूर करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट के साथ। जब तक जय हिंद।